विभिन्न देशों के संवैधानिक तथ्य। प्रश्न 1 है, किसके द्वारा लोक निगमों को 20वीं सदी में सबसे बड़ी संवैधानिक मौलिकता कहा गया? उत्तर है बी, डब्ल्यू.एच. रावसन ने लोक नियमों को 20वीं सदी की सबसे बड़ी संवैधानिक मौलिकता कहा है। प्रश्न नंबर 2 है, कौन सा स्वीकार करता है कि संविधान उन नियमों को कहते हैं जो सर्वोच्च सरकार की रूपरेखा निर्धारित करे? उत्तर है डी, सी.एफ. स्ट्रांग यह स्वीकार करते हैं संविधान उन नियमों को कहते हैं जो सर्वोच्च सरकार की रूप में रेखा निर्धारित करे। अपनी पुस्तक लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डाइसी ने लिखा है कि संविधान प्रमुख शक्ति के प्रयोग का वितरण की व्यवस्था है। स्ट्रांग का कहना है कि संविधान का उद्देश्य सरकार के कार्यों को सीमित करना है। प्रश्न नंबर 3 है, लिखित तथा अलिखित संविधानों में भेद मात्रा का ये गुण का नहीं है, यह कथन किसका है? उत्तर भी गार्नर का। लिखित तथा अलिखित संविधानों के केवल मात्रा का भेद है, अप्रसार का नहीं, यह कथन गार्नर का। लॉर्ड राइस ने कहा कि संविधानों का लिखित और अलिखित रूप से वर्गीकरण पूर्णतः संतोषप्रद नहीं है। स्ट्रांग के अनुसार यह मिथ्या भेद है क्योंकि कोई भी ऐसा संविधान नहीं है जो पूर्ण रूप से लिखित है। गार्नर, राइस, स्ट्रांग, लीकॉक एवं स्टीवर्ट आदि विद्वानों ने लिखित अलिखित संविधान के वर्गीकरण का विरोध किया है। प्रश्न नंबर 4, संविधान है तो एक देश का मूलभूत कानून। संविधान एक ऐसा लेख पत्र या दस्तावेज है जो सरकार की रूपरेखा का प्रस्तुत कार्यों का वर्णन करता है। इसे देश का सर्वोत्तम एवं मूलभूत विधि कानून कहा जाता है। संविधान राज्य के समस्त अंगों विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के शक्तियाँ प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? उत्तर है डी, ऑस्ट्रेलिया में संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय अधिकार और उसकी विभिन्न अनुमानसिक इकाइयों के मध्य बट जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारें होती हैं। इसके एक सरकार दूसरे पूरे देश के लिए, तो इसके लिए जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। फिर राज्य या प्रांतों स्तर पर सरकारें होती हैं जो शासन के दैनंदिन कामकाज को देखती है। दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती है, जबकि एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है, बाकी इकाइयां उसके अधीन होकर काम करती हैं। विश्व के प्रमुख देशों में शासन प्रणाली फ्रांस में संसदीय एवं अध्यक्षीय व्यवस्था का मिश्रण है, अर्ध अध्यक्षीय व्यवस्था है। भारत में संसदीय व्यवस्था है। अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है। कनाडा में संघात्मक शासन प्रणाली संसदीय प्रणाली है। ऑस्ट्रेलिया में संसदीय शासन प्रणाली है। चीन में समाजवादी गणराज्य है। प्रश्न नंबर 6 है, संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ उत्पन्न हुआ? तो उत्तर है सी, ब्रिटेन में। संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम ब्रिटेन में उत्पन्न हुआ। ब्रिटेन में आज भी संविधान का निर्माण लिखित रूप से नहीं किया गया है। ब्रिटेन का संविधान परंपराओं व रीतियों के सम्मिलन से बना है। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन विकसित संविधान का उदाहरण है? उत्तर है बी, ब्रिटिश संविधान एक विकसित संविधान है, जबकि जर्मनी, स्विट्जरलैंड एवं भारत का संविधान लिखित या निर्मित संविधान है। ब्रिटेन के संविधान के संबंध में प्रमुख उक्तियाँ निम्नलिखित हैं। ब्रिटेन में संविधान जैसी कोई चीज़ नहीं है। वेजहार्ट, ब्रिटिश संसद इतनी शक्तिशाली है कि शिशु को प्रौढ़ करार दे सकती है। डाइसी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के निर्माण अवधि और मरण का केंद्र बिंदु है। लास्की, ब्रिटेन के संसद में स्पीकर सर थॉमस हैगरफोर्ड विश्व के पहले स्पीकर थे। जर्मन के संविधान में वाइमर संविधान कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8, अमेरिका का संविधान 1789 में लागू हुआ। फ्रांस का संविधान 4 अक्टूबर 1958 में लागू हुआ। ब्रिटेन का संविधान 1215, मैग्ना कार्टा 1628 में, पेटिशन ऑफ राइट्स
चीन का संविधान दिसंबर 1982 में लागू हुआ। प्रश्न नंबर 9 है, निम्न में से कौन सी विधि के शासन से घनिष्ठ संबंध रखता है? उत्तर है सी, संविधानवाद। विधि का शासन घनिष्ठतम रूप से विशेषता है। संविधानवाद उन विचारों एवं सिद्धांतों की ओर संकेत करता है जो उस संविधान का विवरण तथा व समर्थन करते हैं जिसके माध्यम से राजनीतिक शक्ति पर प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित किया जा सके। यह संविधान पर आधारित विचारधारा है, जबकि मान्यता है कि शासन संविधान से लिखे नियमों व विधियों के अनुरूप संचालित हो। संविधानवान शासन की वह पद्धति है जिसमें शासन जनता की आस्थाओं, मूल्यों व आदर्शों को परिलक्षित करने वाले संविधान के नियमों और सिद्धांतों के आधार पर किया जाए व ऐसे संविधान के माध्यम से ही शासकों का प्रतिबंधित व सीमित रखा जाए जिससे राजनीतिक व्यवस्था की मूल आस्थाएं सुरक्षित रहे। पिनाक एवं स्मिथ के अनुसार संविधानवाद केवल प्रक्रिया या तथ्य का नाम नहीं है अपितु राजनीतिक सत्ता के सुविस्तृत समूहों, दलों व वर्गों पर प्रभावशाली नियंत्रणों, अमूर्ति तथा व्यापक प्रतिनिधित्व, मूल्यों, प्रतीकों, प्रतीतकालीन परंपराओं, भावी महत्वाकांक्षाओं से संबंधित है। प्रश्न नंबर 10 है, संविधानवाद से क्या तात्पर्य है? उत्तर है सी, असीमित सत्ता। प्रश्न नंबर 10 है, संविधान होता है तो ए बी गतिशील। संविधान एक गत्यात्मक अवधारणा है। इसमें स्थायित्व के साथ साथ गत्यात्मकता भी पाई जाती है जिससे यह प्रगति में बाधक नहीं बल्कि प्रगति का साधक बन जाता है। चूँकि विकास के लिए अस्थायित्व भी अति आवश्यक है, अन्यथा विकास का दिशाहीन होगा, इसलिए संविधानवाद की ये धारणा स्थिरता युक्त गत्यात्मकता की सूचक है। इसकी गतिशील प्रकृति अति आवश्यक है क्योंकि समय परिवर्तन के साथ मूल्यों में परिवर्तन आता है तथा संस्कृति विकसित होती है जिससे संविधानवाद का गत्यात्मक प्राप्त होता है। प्रश्न, संविधानवाद एक मूल्य संबंध अवधारणा है। संविधानवाद संस्कृति संबंध अवधारणा है। संविधानवाद प्रधानता साध्य मूल्य अवधारणा है। संविधानवाद सामान्य संविधान जन्य अवधारणा है। प्रश्न नंबर 12 है, ब्रिटेन में वित्त मंत्रालय को कहते हैं? तो उत्तर है ए, राजकोषीय विभाग। ब्रिटेन में वित्त मंत्रालय को राजकोषीय विभाग कहते हैं। इस विभाग के प्रमुख कैबिनेट मंत्री को चांसलर ऑफ द एक्सचेंजर कहते हैं। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में इस पद पर जॉर्ज। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा देश कठोर संविधान का एक सर्वोत्तम उदाहरण है? उत्तर है सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। संविधान मूल संबद्ध अवधारणा है। संविधानवाद संस्कृति और संबद्ध अवधारणा या गणतंत्रात्मक अवधारणा या संविधान पर आधारित अवधारणा है। यह मूल अधिकारों पर आधारित शासन है तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता में विश्वास करता है। यह विधि सम्मत शासन तथा जनता के प्रति उत्तरदायी या लोकतांत्रिक शासन है। प्रश्न नंबर 16, अमेरिकी प्रणाली में निहित शक्तियों का अर्थ क्या है? उत्तर है डी, संघीय सरकार को वे शक्तियां भी मिल सकती है जो संविधान में स्पष्टता उल्लेख नहीं है। अमेरिकी प्रणाली में निहित शक्तियों का अर्थ है कि संघीय सरकार को वे शक्तियां भी मिल सकती हैं जो संविधान में स्पष्टता उल्लिखित नहीं है। अमेरिकी संविधान में संघ सरकार एवं राज्य सरकार की शक्तियों के प्रकार स्पष्टता उल्लिखित किए गए हैं। जैसे प्रत्यायोजित शक्तियाँ, ये वे शक्तियाँ हैं जो संघ सरकार को प्राप्त है। आरक्षित शक्तियाँ, इसके अंतर्गत वे शक्तियाँ आती है जो राज्य सरकार को प्राप्त है। प्रश्न नंबर 17, राजनीतिक दल न्यूनाधिक संगठित उन नागरिकों का समूह होता है जो राजनैतिक इकाई के रूप में कार्य करता है और जिसका उद्देश्य अपने मतदान बल के प्रयोग द्वारा सरकार पर नियंत्रण करना व अपनी सामान्य नीतियों के क्रियान्वयन करना होता है। यह कथन किसका, यह परिभाषा किसका? उत्तर है गेटेल का। प्रश्न नंबर 18, फ्रांस में सरकार और राष्ट्रपति के बीच जटिल संबंध है, इसका कारण है? उत्तर है सी, एक मिलीजुली राष्ट्रपति संसदीय प्रणाली के कारण सरकार। प्रश्न नंबर 19, फ्रांसीसी व्यवस्था है? तो उत्तर है सी, शुद्ध अध्यात्मात्मक नहीं है और शुद्ध संसदीय भी नहीं है। प्रश्न नंबर 20 है, हम एक संविधान के अंतर्गत कार्य करते हैं किंतु संविधान वह है जैसा कि न्यायाधीश बतलाते हैं कि यह कथन किसका है?
उत्तर है सी संयुक्त राज्य अमेरिका का। अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत का अपनाया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन की विस्तृत शक्ति इसी प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय की वहाँ संविधान एवं नागरिक अधिकारों का रक्षक है। इसकी व्यापक शक्ति को देखते हुए जस्टिस ह्यूज ने कहा है कि हम अमेरिकी जनता एक संविधान के अधीन तो है, किंतु संविधान वही है जो न्यायाधीश करते हैं। जस्टिस फ्रेमवर्क ने तो यहाँ तक कहा दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान है। प्रश्न नंबर 31 है लौह आवरण शब्द को किसने प्रचलित कराया? तो उत्तर है ए चर्चिल ने फुलटन भाषण द्वारा। प्रश्न नंबर 22 है निम्नलिखित में से कौन से शक्ति संतुलन की विशेषता कौन सी नहीं है? उत्तर है सी शक्ति संतुलन की स्थापना स्वतः हो जाती है। फ्रांस की राज्य क्रांति का स्वरूप क्या है? तो उत्तर है ए बुजुर्वा मध्य वर्ग। फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस के इतिहास में राजनैतिक और सामाजिक उथल पुथल और आमूर्त परिवर्तन की अवधि थी। इसके दौरान फ्रांस की सरकार संरचना जो पहले कुलीन और कैथोलिक पदाधिकारियों के लिए सामंती विशेषताओं के साथ पूर्णतः राजशाही पद्धति पर आधारित थी में आमूल परिवर्तन हुए और यह नागरिक और अविच्छेद अधिकारों का प्रबोधन सिद्धांत पर आधारित हो गया। फ्रांस की राज्य क्रांति का स्वरूप बुजुर्वा मध्य वर्ग था। प्रश्न नंबर 24 है फ्रांसीसी क्रांति का नारा था? उत्तर है डी स्वतंत्रता समानता बंधुत्व। फ्रांसीसी क्रांति का नारा स्वतंत्रता समानता बंधुत्व था। इन शब्दों को फ्रांस का आदर्श वाक्य भी माना जाता है। फ्रांस की क्रांति वर्ष 1789 में हुई। प्रश्न नंबर 25 है नव उपनिवेशवाद से संबंध क्या है? तो उत्तर है डी उपयुक्त में सभी। मतलब कि नव उपनिवेशवाद प्रभाव क्षेत्र का साम्राज्य है, वह आधुनिक साम्राज्यवाद है। नव उपनिवेशवाद में एक शक्तिशाली राष्ट्र से और अपेक्षाकृत एक कम शक्तिशाली राष्ट्र का संबंध एक आर्थिक उपनिवेश अथवा उपग्रह का होता है। इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा खनिज संपदा एवं उपभोक्ता व्यापार पर नियंत्रण आदि साधनों का प्रयोग किया जाता है। विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों के अत्यधिक आंतरिक मामलों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किए जाने वाला हस्तक्षेप को नव उपनिवेशवाद कहा जाता है। प्रश्न में दिए गए तीनों कथन नव उपनिवेशवाद से संबंधित है। प्रश्न नंबर 26 है जीवन स्वतंत्रता एवं सुखानुसरण तथ्य है? तो उत्तर है ए अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र का। अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र एक राजनैतिक दस्तावेज है जिसके आधार पर इंग्लैंड के 13 उत्तर अमेरिकी उपनिवेश ने 4 जुलाई 1776 में स्वयं इंग्लैंड से स्वतंत्र घोषित कर दिया। इस घोषणा पत्र में कहा गया कि हम इन सिद्धांतों को स्वयं सिद्ध मानते हैं। सभी मनुष्य समान पैदा हुआ है और उन्हें अपने सृष्टा द्वारा कुछ अविच्छिन्न अधिकार मिले हैं। जीवन स्वतंत्रता और सुख को खोज उन्हें अधिकारों में है। अमेरिकी निवासियों ने विभिन्न शासन सत्ता के दमन नीतियों के विरोध में 1775 में वो संघर्ष प्रारंभ किया जो जल्द ही स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया। थॉमस जेफरसन ने यह घोषणा पत्र तैयार किया था जो कि प्राकृतिक अधिकारों के दार्शनिक सिद्धांतों पर आधारित था। प्रश्न नंबर 27 है ब्रिटिश युग में कौन सा प्रशासनिक सुधार आयोग नहीं बना? उत्तर है सी माउंटबेटन आयोग। भारत में प्रशासनिक सुधार के दृष्टिकोण से ब्रिटिश शासन के दौरान एचिसन आयोग, ली आयोग, एंसलिगटन आयोग बनाए गए, जबकि माउंटबेटन योजना वर्ष 1947 भारत विभाजन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 28 स्वनिर्णय का सिद्धांत दुधारी तलवार है, किसने कहा है? उत्तर है लॉर्ड कर्जन ने कहा है। स्वनिर्णय का सिद्धांत दुधारी तलवार यह कथन लॉर्ड कर्जन का जिसे उन्होंने 1923 में लुसाने पीस कॉन्फ्रेंस में स्वनिर्णय के अधिकार की आलोचना करते हुए कहा था। प्रश्न नंबर 29 है फ्रांस का वर्तमान संविधान किस गणतंत्र के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर है सी पंचम गणतंत्र के नाम से जाना था। फ्रांस का वर्तमान संविधान पंचम गणतंत्र के नाम से जाना जाता है। फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त करने के लिए कई महान क्रांतियां हुई जिसमें प्रभुत्व सत्ता को जनसाधारण में निहित करने और व्यक्तिगत अधिकारों के व्यापक बनाने तथा साथ ही केंद्रीकरण को और अधिक सुदृढ़ बनाने में सहायता मिली। क्रांति के परिणामस्वरूप तृतीय गणतंत्र में
संसद को अत्यधिक शक्ति संपन्न करके राष्ट्रपति को निर्बल बना दिया गया। राज्य का विकेंद्रीकरण नहीं हुआ। वर्ष 1946 चतुर्थ गणतंत्र की स्थापना हुई, जिसके द्वारा केंद्र की शक्ति को कम करके स्थानीय संस्थाओं को शक्ति प्रदान की गई। फ्रांस का चौथा गणतंत्र अधिक समय तक नहीं चला और एक जनमत संग्रह के उपरांत 5 अक्टूबर 1958 को पंचम गणतंत्र की संविधान प्रवर्तित हुआ, जो फ्रांस का 15वां संविधान है। मैं ही राज्य हूँ। यह कथन फ्रांस के शासक लुई 14वां का था। फ्रांस राज्यों का एक संघ है। फ्रांस में एकात्मक शासन व्यवस्था है। प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? उत्तर है डी, यानी अमेरिका एक बार एक स्पीकर सदैव स्पीकर। ये गलत है। फ्रांस संवैधानिक परिषद है। स्विट्जरलैंड में लर्ड्स जीमाइंड है और चीन में केंद्रीय सैन्य आयोग है। प्रश्न नंबर 31 है, निम्नलिखित में से किसने सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन कहा है? तो उत्तर है ए, लास्की ने। अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है, जिसमें वह सर्वोच्च न्यायालय को काफ़ी विस्तृत शक्तियां प्रदान की गई हैं। विधि की उचित प्रक्रिया के आधार पर उसे न्यायिक पुनरावलोकन की विस्तृत शक्ति प्राप्त है, जिसके द्वारा वह कांग्रेस अमेरिकी संसद के द्वारा बनाए गए कानून पर परीक्षण कर सकता है। इसी संदर्भ में लास्की ने इसे कांग्रेस का तृतीय सदन कहा है। इसके अलावा लास्की ने इसे तृतीय सदन या सुपर चैम्बर भी कहा है। ज्ञातव्य है, लास्की के ब्रिटेन के प्रमुख राजनीतिक सिद्धांतकार, अर्थशास्त्री तथा वक्ता थे। प्रश्न नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किस देश में प्रशासकीय न्यायालयों की विस्तृत व्यवस्था है? उत्तर है ए, ब्रिटेन में। उत्तर है फ्रांस में। फ्रांस में प्रशासकीय न्यायालयों की विस्तृत व्यवस्था है। फ्रांस में प्रशासकीय कानून व्यवस्था स्थापित है, जिसका संबंध सार्वजनिक प्रशासन यानी नागरिक कानून से है। फ्रांस में प्रशासकीय न्यायालयों को देश की साधारण न्यायालयों का ही स्तर प्राप्त है। प्रश्न नंबर 33 है, प्रशासकीय विधि किस संविधान की मुख्य विशेषता है? उत्तर है बी, फ्रांस के। प्रश्न नंबर 34 है, विधि का शासन जिस प्रकार की समानता को प्रतिष्ठापित करता है वह है? तो विधि का शासन या कानून का शासन का अर्थ है कानून सर्वोपरि है तथा वह सभी लोगों पर समान रूप से लागू होता है। विधि का शासन जिस प्रकार की समानता को प्रतिष्ठापित करता है वह प्रक्रिया समानता है। प्रश्न नंबर 35 है, विधि की उचित प्रक्रिया न्यायिक व्यवस्था का एक आवश्यक लक्षण है? उत्तर है सी, यूएसए में अमेरिका के संविधान में कानून की उचित प्रक्रिया शब्दावली अपनाया गया, जबकि भारतीय संविधान में जापानी संविधान की शब्दावली कानूनी द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीड्यूस इस्टेब्लिश बाई लॉ को अपनाया गया। इस आधार पर अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय विधि की वैधता की जांच दो आधारों पर कर सकता है। प्रथम, कानून विधायिका की विधि निर्माण क्षमता के आधार पर। दूसरा, कानून के औचित्य के आधार पर, अर्थात अमेरिकी न्यायालय किसी विधि को इस आधार पर अवैध घोषित कर सकता है कि वह विधि प्रकृति न्याय के सिद्धांत का आधार पर उचित है या नहीं। यह शक्ति अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के पुनर्लोकन शक्ति को बहुत अधिक बढ़ा देता है। ज्ञातव्य है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय किसी विधि को असंवैधानिक तभी घोषित कर सकती है जब वह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अर्थात विधायिका के विधि निर्माण क्षमता के बाहर हो। यह अपनी उचित अनुचित धारणाओं के आधार पर उसे असंवैधानिक नहीं घोषित कर सकती। यही कारण है कि उसकी न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति अमेरिकी न्यायालय की तुलना में कम है। प्रश्न नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किस वाद में अमेरिकी मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने न्यायिक पुनर्लोकन की अवधारणा को परिभाषित किया? उत्तर है सी, मारवाड़ी बनाम मेडिसिन वाद में। प्रश्न नंबर 37 है, निम्न में से किस एक विवाद में अमेरिकी मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति मान्यता दी? उत्तर है डी, यानी स्टार्ट बनाम स्टैनफोर्ड। प्रश्न नंबर 38 है, चीन की राष्ट्रीय संसदीय निकाय को कहते हैं? उत्तर भी, राष्ट्रीय जन कांग्रेस। चीन के राष्ट्रीय संसदीय निकाय को राष्ट्रीय जन कांग्रेस कहते हैं। यह चीन गणराज्य की राष्ट्रीय विधायिका है। इसका चुनाव 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए होता है। प्रश्न नंबर 39, निम्न में से कौन सा कथन चीन के संदर्भ में सही नहीं है? उत्तर है ए,
यानी सांस्कृतिक क्रांति सफल नहीं हुआ। प्रश्न नंबर 40 है, आइसा बर्लिन ने टू कन्वेंशन ऑफ लिबर्टी की में क्या प्रतिपादित किया? उत्तर है सी, सामाजिक आर्थिक असमानता को राज्य के कार्यक्षेत्र के भीतर माना। प्रश्न नंबर 41 है, लॉर्ड सभा जब ब्रिटेन में सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करती है तो उस समय हाउस ऑफ लॉर्ड में कितने सदस्य कार्यवाही में भाग लेते हैं? उत्तर है सी, सिर्फ कानूनी सदस्य। लॉर्ड सभा जब ब्रिटेन में सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करती है तो उस समय हाउस ऑफ का लॉर्ड्स में मात्र कानूनी सदस्य जिन्हें न्यायिक क्षेत्र में उच्च स्थान या विशेषज्ञता प्राप्त हो ऐसे किसी पद पर रहे हो न्यायाधीश के रूप में बैठते हैं। प्रश्न नंबर 42 है, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में यदि कोई भी प्रत्याशी आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं कर सकता तो उसे निर्णय के लिए निर्देशित किया जाता है। उत्तर है इसका सी, यानी प्रतिनिधि सभा को। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में यदि कोई भी प्रत्याशी आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं करता तब राष्ट्रपति के निर्वाचन का यह प्रश्न प्रतिनिधि सभा द्वारा निर्णय किया जाता है। यह सर्वाधिक मत पाने वाले 3 प्रत्याशियों में किसी एक को राष्ट्रपति चुनती है। उपराष्ट्रपति के विषय में भी ऐसी ही स्थिति में सीनेट द्वारा निर्णय लिया जाता है। प्रश्न नंबर 43 है, किस देश में उच्च सदन अथवा द्वितीय सदन विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली सदन माना जाता है? उत्तर है अमेरिका। विश्व के अधिकांश उच्च सदन या द्वितीय सदन अपनी शक्ति को बैठे हैं, वे केवल अपनी संवैधानिक प्रतिष्ठा के हकदार बनकर रह गए हैं। विश्व के द्वितीय सदनों में शक्ति में सामान्यतः ह्रास और बावजूद अमेरिका में सीनेट अर्थात वहां के द्वितीय सदन ने अपने प्रथम स्थान बरकरार रखा है। अमेरिका के द्वितीय सदन के विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली सदन होने के पीछे उसकी स्थापना विशेष उद्देश्यों का होना प्रतीत होता है। इसे संविधान में संतुलन और संरक्षण की शक्ति दी गई है। प्रश्न नंबर 44 है, वर्तमान में अमेरिकी राष्ट्रपति यह कौन सा कार्यकाल है? तो उत्तर है बी, ये निर्द्वितीय। वर्तमान समय में राष्ट्रपति बराक ओबामा का यह द्वितीय कार्यकाल है। इसका प्रथम कार्यकाल 20 जनवरी 2009 से प्रारंभ हुआ जबकि द्वितीय कार्यकाल 20 जनवरी 2013 को प्रारंभ हुआ। बराक ओबामा अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति हैं। बराक ओबामा अमेरिका के प्रथम अफ्रीकन अमेरिकन राष्ट्रपति हैं। वर्ष 2009 में बराक ओबामा शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। बराक ओबामा ने 2 पुस्तकें ड्रीम फॉर माई फादर, द आउट सिटी ऑफ होप की रचना की। वर्तमान समय में राष्ट्रपति अमेरिका के जो बाइडेन हैं। प्रश्न नंबर 44 है, अमेरिकी राजनीति में चुनाव क्षेत्रों में राजनीतिक लाभ की दृष्टि से परिसीमित करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? उत्तर है गेरीमॉन्डरिंग। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव क्षेत्रों में राजनीतिक लाभ की दृष्टि से परिसीमित करने की प्रवृत्ति को गेरीमॉन्डरिंग कहते हैं। गेरीमॉन्डरिंग प्रणाली का प्रयोग सर्वप्रथम 1812 में मैसाचुसेट्स के गवर्नर एल्ड्रिच गैरी द्वारा अपने दल को राजनीतिक लाभ प्रदान करने हेतु जिलों में। प्रश्न नंबर 46, अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियां हैं? तो उत्तर है प्रमुख कार्यकारी शक्तियां हैं। प्रश्न नंबर 47 है, अमेरिकी की प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का कुल संख्या है? तो उत्तर है सी, 435। प्रश्न नंबर 48 है, जो बाइडेन अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति हो गए। प्रश्न नंबर 49, बहुदलीय व्यवस्था नहीं पाई जाती है? तो उत्तर है डी, क्यूबा में। क्यूबा लैटिन अमेरिका का एक समाजवादी गणतंत्र है। वहाँ 1959 में फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में क्रांति के फलस्वरूप क्यूबा ने तानाशाही और सर्वाधिकारवादी व्यवस्था में मुक्ति प्राप्त कर ली, एक दलीय जनतंत्र की नींव रख दी है। प्रश्न नंबर 50 है, अमेरिका सीनेट की विधायिका है? तो उत्तर है ऊपरी और प्रबल सदन है। अमेरिका सीनेट विधायिका ऊपरी और प्रबल सदन है। इसके सदस्यों की संख्या 100 है जिसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति अमेरिका सीनेट के पास नहीं है? तो उत्तर है सी, धन विधेयक प्रस्तावित करना, संधि पास करना, महत्वपूर्ण नियुक्तियां स्वीकृत करना अथवा कमेटी के द्वारा जांच करना आदि शक्तियां सीनेट के प्राप्त है।
प्रश्न नंबर 52 है, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है? तो उत्तर है बी, इंग्लैंड का संविधान। प्रश्न नंबर 53 है, वर्तमान समय में संवैधानिक राजतंत्र है? तो उत्तर है सी, इंग्लैंड में। प्रश्न नंबर 54 है, बहुल कार्यपालिका पाई जाती है? तो उत्तर है डी, स्विट्जरलैंड में। प्रश्न नंबर 55 है, यह किसका मत है कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है? उत्तर है ए, डी, टाकविल का। प्रश्न नंबर 56 है, ब्रिटेन में संविधान नहीं है, यह कथन किसका है? उत्तर है ए, डी, टाकविल का। प्रश्न नंबर 57, निम्न में से कौन सा इंग्लैंड का अपर हाउस है? उत्तर है सी, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। प्रश्न नंबर 58 है, पाकिस्तान में खुफिया एजेंसी ISI का अर्थ है? उत्तर है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। प्रश्न नंबर 59 है, ब्रिटिश सम्राट कोई गलती नहीं करता क्योंकि वह सदैव कैबिनेट की सलाह पर ही काम करता है? प्रश्न नंबर 60, ब्रिटेन की छाया कैबिनेट का अर्थ है? उत्तर है सी, विपक्षी दल ने एक समांतर और अनौपचारिक कैबिनेट बनाना। प्रश्न नंबर 60 का विवेचना है, छाया कैबिनेट वेस्टमिंस्टर प्रणाली के अंतर्गत एक प्रकार की राजनैतिक संस्था है।